नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। जो हमारा कंप्लीट ज्योग्राफिकल थॉट के ऊपर जो सीरीज़ चल रहा है उसी सीरीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कार्ल ओ सावर के बारे में, ठीक है। तो कार्ल ओ सावर की अगर बात करें हम तो इनका जो जीवन काल था वो 1889 से लेकर 1975 के बीच रहा, ठीक है। ये इनका जीवन अवधि मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक का जीवन समय या समय काल रहा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। यह है कार्ल ओ सावर, ठीक है, जो कि कल्चरल लैंडस्केप के ऊपर इन्होंने बहुत अधिक काम किया था, ठीक है। तो उसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इन्हें सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्या कार्ल ओ सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब ये संभववाद के समर्थक थे। जो कार्ल ओ सावर थे वो संभववाद के समर्थक थे और जो ग्रिफिथ टेलर का नवनिश्चयवाद था उसका भी इन्होंने समर्थन किया था, सपोर्ट किया था। हालांकि ये थे ओरिजिनली में, वास्तविक में ये थे संभववाद के विचारधारा के समर्थक, ठीक है। लेकिन जो ग्रिफिथ टेलर का नवनिश्चयवाद का कॉन्सेप्ट था उसे भी इन्होंने समर्थन दिया था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्ल ओ सावर है वो संभववाद के साथ साथ नवनिश्चयवाद का भी समर्थक माना जा सकता है, ठीक है। अब इन्होंने एक शब्द दिया था और वो शब्द क्या था? तो सांस्कृतिक हृदय स्थल। सबसे पहले सांस्कृतिक हृदय स्थल नाम का जो शब्द है वो कार्ल ओ सावर ने ही दिया था, ठीक है। अब ये सांस्कृतिक हृदय स्थल होता क्या है, ठीक है। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि सांस्कृतिक हृदय स्थल यानी कल्चरल हार्टलैंड क्या होता है, ठीक है। तो कल्चरल हार्टलैंड का मतलब होता है कि जहाँ से मानव सभ्यताओं का उद्भव हुआ है वहीं से संस्कृति का विकास हुआ है, ठीक है। मतलब क्या कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि मानव सभ्यता का जब शुरुआत हुआ होगा कहीं से, ठीक है। वैसे आप पता होना चाहिए कि जो मानव का सभ्यता का जो विकास हुआ है वो नदी घाटियों से हुआ है, ठीक है। तो इनका वही कहना था कि जो मानव सभ्यता का उद्भव हुआ है यानी ओरिजिन हुआ है वहीं से संस्कृति का विकास भी हुआ है। मतलब कल्चर का डेवलपमेंट भी वही रीजन से, वही क्षेत्र से हुआ है जहाँ से मानव सभ्यता का उद्भव हुआ है। यही कहते हैं कार्ल ओ सावर सांस्कृतिक हृदय स्थल में, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करें कार्ल ओ सावर की, तो इन्होंने क्षेत्रीय विभिन्नता या क्षेत्रीय विभेदीकरण यानी एरियल डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। क्षेत्रीय विभेदीकरण। अब ये क्षेत्रीय विभेदीकरण क्या होता है इसे भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम बात करें अगर क्षेत्रीय विभेदीकरण की मतलब एरियल डिफ्रेंसिएशन की, तो इसका मतलब होता है कि जहाँ मानव सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को तभी समझ में आएगा। जहाँ मानव सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे वहाँ सांस्कृतिक हृदय स्थल का क्षेत्र था, ठीक है। एक बार फिर से, जहाँ मानव सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे, ठीक है, वहीं पर सांस्कृतिक हृदय स्थल का क्षेत्र था। और जहाँ मानव सभ्यता के गौण क्षेत्र थे वहाँ सांस्कृतिक हृदय स्थल का बाहरी क्षेत्र था। मतलब क्या कि जो मेन सेंटर था मानव सभ्यता का, ह्यूमन सिविलाइजेशन का, वही जो कल्चरल हार्टलैंड था उसका मेन क्षेत्र था, एरिया था, ठीक है। और जहाँ ह्यूमन सिविलाइजेशन का मतलब मुख्य नहीं, गौण हम कह सकते हैं, ठीक है, गौण क्षेत्र था, वहाँ सांस्कृतिक हृदय स्थल का बाहरी क्षेत्र था, ठीक है। इस चीज़ को आप
ध्यान से अगर समझिएगा तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि क्षेत्रीय विभेदीकरण को व्यापक रूप से कौन विस्तारित किया था, तो हार्टशोल्ड ने, ठीक है। निश्चित तौर पर कार्ल लोसावर क्षेत्रीय विभेदीकरण के कॉन्सेप्ट को दिया था, लेकिन जैसे होता है ना कि किसी एक चीज़ को लाने का श्रेय किसी और को जाता है और उसे फेमस करने का श्रेय किन्हीं और को जाता है। तो जो क्षेत्रीय विभेदीकरण था, इस चीज़ को सबसे पहले कार्ल ओ सावर ने दिया इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और ये जो क्षेत्रीय विभेदीकरण है, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, मतलब इसके डेवलपमेंट में जो प्रमुख योगदान रहा वो रिचर्ड हार्टसोन का रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम बात करें क्षेत्रीय विभेदीकरण हेटनर के विवरण विज्ञान की संकल्पना से प्रभावित था, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिएगा कि जो कार्ल लोसावर का क्षेत्रीय विभेदीकरण का कॉन्सेप्ट था वो हेटनर के विवरण विज्ञान की संकल्पना से प्रभावित था, ठीक है। इसी से मिलता जुलता जो हेटनर का एक कॉन्सेप्ट था विवरण विज्ञान, ठीक है, मतलब कि डिस्क्रिप्शन साइंस, उसी से ये इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था, ठीक है। अब जो हेटनर है, हेटनर कहते हैं विवरण विज्ञान में, डिस्क्रिप्शन साइंस में, कि भूगोल की एकता उसकी विविधताओं में निहित है। यानी अगर आपको भूगोल की एकता को देखना है, जानना है या फिर समझना है, तो उनकी विविधताओं को समझना होगा, उनकी डाइवर्सिटी को समझना होगा। भूगोल कितना डाइवर्स है, आप इस चीज़ को अगर समझ जाएंगे तब उसका यूनिटी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये कहना था रिचर्ड हार्टसोन का, ठीक है। कार्ल सावर ने जर्मन भाषा के शब्द लैंडसॉफ्ट को लैंडस्केप कहा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी आई कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, रिपीट हुआ है, लैंडसॉफ्ट का कॉन्सेप्ट या लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक जर्मन शब्द है, भाषा है, और जर्मन भाषा का एक शब्द है लैंडसॉफ्ट, ठीक है। और लैंडसॉफ्ट को इन्होंने लैंडस्केप कहा, ठीक है। अब ये लैंडस्केप होता क्या है, तो इसे भी हम लोग समझते हैं। तो जो लैंडस्केप होता है, इसका मतलब होता है भूदृश्य, मतलब लैंडस्केप का मतलब भूदृश्य। अब भूदृश्य को आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी पर जो भी स्थल खंड का जो स्वरूप है, पर्वत, पठार, मैदान, खाई, जो भी चीज़ है, यही तो है भूदृश्य। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, बनावट है, या जो जो दृश्य है, भूदृश्य है, उसके लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया लैंडस्केप। और इस लैंडस्केप को जर्मन भाषा में लैंडसॉफ्ट कहा गया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो लैंडस्केप या फिर लैंडसॉफ्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो फिर कार्ल ओ सावर ने दिया था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि जो लैंडस्केप है, ठीक है, तो मानो लैंडस्केप को स्वरूप देने वाला नवीनतम प्रतिनिधि है। मतलब क्या कि अगर हम लैंडस्केप की बात करें, भूदृश्य की बात करें, तो इसमें चेंज करने का जो पावर है वो मानव के पास है, ठीक है। मतलब भूदृश्य में परिवर्तन करने की शक्ति मानव में है, ये कहना है कार्लो सावर का, जो लैंडसॉफ्ट का या लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट दिया उसमें, ठीक है। तो हम आगे अगर बात करें कार्ल ओ सावर की जो पुस्तक है उसके बारे में, तो इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, जो है लैंड एंड लाइफ, भूमि और जीवन, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पुस्तक की बात करें तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, ठीक है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। थर्ड वन इज कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल,
कार्ल सावर की है। ये जो द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप और कल्चरल ज्योग्राफी है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चंस है एग्ज़ाम में पूछने का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम नेक्स्ट पुस्तक की बात करें, अगली किताब की, तो वो है एग्रीकल्चर, इट्स ओरिजिन एंड डिस्पर्सल, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो ह्यूमन यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक वर्ल्ड, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं ताकि आप जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है उससे संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हर लेक्चर के बाद उसी से संबंधित आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उससे आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ज्योग्राफिकल थॉट का कंप्लीट सीरीज नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सारा प्लेलिस्ट में आपको जितने भी थॉट के महत्वपूर्ण जो विद्वान रहे हैं भूगोल के इतिहास में, उन सारे का हम लोग धीरे धीरे अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से हम लोग बहुत सारे को अध्ययन कर लिए हैं और बहुत सारे का अध्ययन करना भी बाकी है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारी वीडियोस एक एक करके प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सेशन के एंड तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।